आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए नॉलेज मंडली लेकर के आया है बिल्कुल ही एक नायाब सीरीज। और इस सीरीज को नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम करेंगे कर्मचारियों की सेवा नियमावली पर आधारित सारे क्वेश्चंस, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स हैं उन पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा हरिश्चंद्र में करने वाले हैं। जैसे कि सीसीएस सीसीए रूल्स है, इसके साथ में एलटीसी रूल्स है, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स है, इसके साथ में सीजीएचएस है, सीजीएचएस रूल्स है, डिसिप्लिनरी रूल्स है, ज्वाइनिंग टाइम रूल्स है, इसके साथ में पेंशन रूल्स है, डिसिप्लिनरी रूल्स है, क्विटिंग ऑफ सर्विस है, साथ में रिटायरमेंट है, और इसके साथ में सर्विस बुक है, कंडक्ट रूल्स है। इन सभी पर आधारित सर्विस रूल्स है हम करने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं कर्मचारियों की सेवा नियमावली यानी कि सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट फर्स्ट में। आज हम करते हैं एमसीक्यूज ऑन ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 पर आधारित क्वेश्चंस। सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर रूल 4(1) ऑफ सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स, हु इज एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग टाइम ऑन ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट। सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम नियमों के नियम 4(1) के अनुसार जनहित में स्थानांतरण पर ज्वाइनिंग टाइम के लिए कौन पात्र है, यानी कि ज्वाइनिंग टाइम नियमावली बनी हुई है। और ये ज्वाइनिंग टाइम नियमावली कब आई थी? 1979 में आई थी। उसके नियम 4(1) के अनुसार अगर जनहित में यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर होता है तो ज्वाइनिंग टाइम कार्य ग्रहण टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, और किसको मिलता है, कौन पात्र होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ओनली परमानेंट एम्प्लॉइज, only temporary employees, both permanent and temporary employees, only provisionally permanent state government employees। सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम नियमों के नियम 4(1) के अनुसार जनहित में स्थानांतरण पर ज्वाइनिंग टाइम के लिए कौन पात्र होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ परमानेंट एंड टेम्परेरी एम्प्लॉइज। परमानेंट या टेम्परेरी एम्प्लॉइज है उन सभी को यहाँ पर ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, क्योंकि उनका ट्रांसफर है किस आधार पर हो रहा है? पब्लिक इंटरेस्ट पर हो रहा है, जनहित में ट्रांसफर हो रहा है। परमानेंट और टेम्परेरी एम्प्लॉइज के भी कुछ हक होते हैं, अधिकार होते हैं। ये सब चीजें हम राजा हरिश्चंद्र सीरीज में करेंगे। तो परमानेंट एम्प्लॉई हो या टेम्परेरी एम्प्लॉई हो, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर होता है तो उनको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा ये भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979। निम्नलिखित में से कौन सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम नियम 1979 के अंतर्गत शामिल नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पुरानी परीक्षा में नोट पर आधारित क्वेश्चंस है वो बहुत सारे पूछे गए थे। यहाँ पर बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीसीए ज्वाइनिंग टाइम 1979 के अंतर्गत शामिल नहीं है। कौन सी सर्विस है जिसमें ये ज्वाइनिंग टाइम है 1979 के रूल के तहत नहीं दिया जाता? हो सकता है दूसरे कोई रूल हो, परंतु सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 के तहत नहीं दिए जाते। ये किसको दिए जाते हैं? यहाँ पर ज्वाइनिंग टाइम किसके लिए अवेलेबल है और कौन सी सर्विसेज के लिए अवेलेबल नहीं है उसके बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन: रेलवे एम्प्लॉइज, आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल एंड दोज पेड फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज, एस्टिमेट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स engaged on contract and those who are not in whole time employment of government। डी ऑप्शन हो जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट्स पेड आउट ऑफ कंटीजेंसीज, और ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। निम्नलिखित में से कौन सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम नियम 1979 के अंतर्गत शामिल नहीं है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। रेलवे एम्प्लॉइज के अपने ज्वाइनिंग टाइम रूल हैं वो अलग होते हैं, साथ में आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल हैं, और इसके साथ में दोज पेड फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट, इससे जो सर्विस लगे हुए हैं उनके अपने रूल्स होते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड दोज हु आर नॉट इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं और परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उनको भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलता। इसके साथ में गवर्नमेंट सर्वेंट्स पेड आउट ऑफ कंटीजेंसीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कि कंटीजेंसीज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है परंतु उनको सैलरी है कंटीजेंसीज पर मिलती है, तो वो भी सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स के तहत नहीं आते। इन सभी पर सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 है, एप्लीकेबल नहीं होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड। व्हेन वर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम्स रूल्स 1979 अमेंडेड? केंद्रीय सिविल सेवा ज्वाइनिंग टाइम नियम 1979 में कब संशोधन किया गया? 8 मई 1979, 10 मार्च 1989, 27 मार्च 2015, बोथ बी एंड सी। केंद्रीय सिविल सेवा ज्वाइनिंग टाइम नियम 1979 में कब संशोधन किया गया? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। 10 मार्च 1989 में, इसके साथ में 27 मार्च 2015 में अमेंडमेंट किए गए थे, चेंज किए गए थे। और साथियों आप ये भी ध्यान रख लीजिए कि 8 मई 1979 में ये ज्वाइनिंग टाइम रूल्स है वो आए थे। 8 मई 1979 में ये लाए गए थे, बनाए गए थे और इनमें फिर बदलाव किए गए थे 10 मार्च 1989 में। इसके साथ में 27 मार्च 2015 में ज्वाइनिंग टाइम रूल्स हैं वो बदले गए, इनमें चेंजेज किए गए थे। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते। ये ज्वाइनिंग टाइम रूल्स है, सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स है वो कब बने थे? 8 मई 1979 को बने थे और इनमें बदलाव किए गए थे 10 मार्च 1989 को, साथ में 27 मार्च 2015 को चेंजेज किए गए थे। यहाँ क्वेश्चन के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। अगला सवाल देख लेते फोर्थ। द सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने देखे कि उसमें किस पर लागू नहीं होते हैं, यहाँ कौन सी सर्विसेज में लागू होते हैं? सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम नियम 1979 निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। पहले अगर आप इस प्रकार की एग्जाम्स में बैठे हैं जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, एसएससी असिस्टेंट इन एसएससी, यूपीएससी, एनवीएस, केवीएस, सीएसआईआर और इसी प्रकार की दूसरी कोई डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस में बैठे हैं तो निश्चित रूप से इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी सर्विस रूल्स हैं जिनमें सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स है वो लागू होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड इन सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग वर्क चार्ज स्टाफ, रेलवे एम्प्लॉइज, आर्म्ड फोर्स पर्सनल, गवर्नमेंट सर्वेंट्स पेड आउट ऑफ कंटीजेंसीज। तो सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम नियम 1979 किस पर लागू होते हैं, किस पर नहीं लागू होते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड इन सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग वर्क चार्ज स्टाफ, इन पर ये सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स है वो एप्लीकेबल होते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट फर्स्ट का अगला सवाल देख लेते हैं फिफ्थ। इन केसेज ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज व्हाट इज एडमिजिबल? 180 दिनों से कम की अवधि के लिए अस्थायी स्थानांतरण के मामलों में क्या स्वीकार्य है? ज्वाइनिंग टाइम ओनली, एक्चुअल ट्रांजिट टाइम ओनली, बोथ ज्वाइनिंग टाइम एंड एक्चुअल ट्रांजिट टाइम, नीदर ज्वाइनिंग टाइम नॉर एक्चुअल ट्रांजिट टाइम। 180 दिनों से कम की अवधि के लिए अस्थायी स्थानांतरण के मामले में क्या चीज मिलेगी इनमें से? यानी कि 180 दिन या उससे कम का अगर ट्रांसफर होता है वो कौन सा ट्रांसफर है? टेम्परेरी ट्रांसफर है। तो अस्थायी स्थानांतरण के मामले में इनमें से कौन सी चीज है वो स्वीकार है, एडमिजिबल है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एक्चुअल ट्रांजिट टाइम ओनली। ओल्ड स्टेशन से न्यू स्टेशन पर जाने में जितना समय लगेगा वो उसको मिलेगा, बाकी ज्वाइनिंग टाइम उसको नहीं मिलेगा, कोई भी ज्वाइनिंग टाइम उसको नहीं मिलेगा। या ज्वाइनिंग टाइम और एक्चुअल ट्रांजिट टाइम ये दोनों बिल्कुल गलत हो जाएंगे। सिर्फ उसको क्या मिलेगा? एक्चुअल ट्रांजिट टाइम मिलता है, जितने समय में वो नए स्टेशन पर पहुंचेगा वो मिलेगा। इसको हम बोल रहे हैं पारगमन टाइम है, पारगमन समय है, वही एप्लीकेबल होगा, बाकी उसको कोई नहीं मिलेगा क्योंकि उसका ट्रांसफर है वो 180 दिन से कम के लिए हो रहा है या सिर्फ 180 दिन के लिए हो रहा है। तो 180 दिन से कम का अगर
अस्थायी ट्रांसफर होता है तो एक्चुअल ट्रांजिट टाइम उसको मिलता है, ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। बड़ी अच्छी कंडीशन बता दी गई है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, सर्विस रूल्स हैं वो आपके लिए यहाँ पर लाए जाएंगे, यानी कि ईयर बुक है, सर्विस बुक है, वो यहाँ पर सारे तरीके के क्वेश्चन है वो लाए जाएंगे। अगर आपको राजा हरिश्चंद्र सीरीज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज को आप अपने मित्रों को शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपोर्ट मिले और यहाँ पर मोटिवेशन भी मिलता रहे। अगला सवाल देख लेते हैं 6। When a government servant is transferred to the control of another government or organization whose rules govern their joining time, जब एक सरकारी कर्मचारी को किसी अन्य सरकार या संगठन के नियंत्रण में स्थानांतरित किया जाता है तो उनके कार्य ग्रहण समय को किसके नियम नियंत्रित करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि एक कर्मचारी है, उसको दूसरी सरकार में या दूसरे संगठन में स्थानांतरित कर दिया। जो ट्रांसफर होने वाला कर्मचारी है उसके ऊपर कार्य ग्रहण काल है वो किसका लागू होगा, यानी कि ज्वाइनिंग टाइम है वो किसका एप्लीकेबल होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। द रूल्स ऑफ द न्यू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द रूल्स ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द रूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जब एक सरकारी कर्मचारी को किसी अन्य सरकार या संगठन के नियंत्रण में स्थानांतरित किया जाता है तो उनके ऊपर जो कार्य ग्रहण समय है वो किसका नियम है वो लागू होगा, किसके अंतर्गत वो आएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। द रूल्स ऑफ द न्यू गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, जिस गवर्नमेंट के अंडर में वो कर्मचारी भेजा गया है, जिस संगठन के अंदर वो कर्मचारी भेजा गया है, वहां पर जो भी ज्वाइनिंग टाइम रूल लागू होते हैं वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 7। Who are those employees whose joining time for deputation to civil services and post under the central government is regulated by these rules? वे कौन से कर्मचारी हैं जिनके केंद्र सरकार के अधीन सिविल सेवाओं और पदों पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य ग्रहण काल इन नियमों द्वारा विनियमित होते हैं? मतलब कि वो कर्मचारी जो केंद्र सरकार के जो कि सिविल सेवाओं और पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आए हैं तो उनके कार्य ग्रहण काल यानी कि ज्वाइनिंग टाइम है वो किसका लागू होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। रेलवे एम्प्लॉइज, आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल, एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर यहाँ पर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगर रेलवे एम्प्लॉइज हैं वो सिविल सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पर आ गए हैं, या आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल है वो भी सिविल सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आ गए हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पर आ गए हैं, तो ये सभी कर्मचारी डेपुटेशन पर आ गए। कहाँ पर? सिविल सर्विसेज में आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए ज्वाइनिंग टाइम एप्लीकेबल होगा वही इन पर भी लागू होगा, क्योंकि ये कर्मचारी तो थे या तो रेलवे एम्प्लॉइज थे या आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल थे या एम्प्लॉइज थे स्टेट गवर्नमेंट के, परंतु ये सभी कहाँ आ गए? प्रतिनियुक्ति पर आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो यहाँ पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी ज्वाइनिंग टाइम एप्लीकेबल होगा वही नियम लागू होंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अलग अलग तरीके की कंडीशंस हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में लाई जा रही है। आगे भी सारे सर्विस रूल्स हैं वो किए जाएंगे, जैसे कि लीव रूल्स हैं, साथ में कंडक्ट रूल्स हैं और कम्यूटेशन ऑफ लीव्स हैं। ये सभी रूल्स है वो किए जाएंगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए और नोट्स बनाइए। देख लेते हैं अगला सवाल 8। When a government servant is transferred to the control of another government or organization, who determines the joining time for the journey to join his post? जब एक सरकारी कर्मचारी को किसी अन्य सरकार या संगठन के नियंत्रण में स्थानांतरित किया जाता है तो यात्रा के लिए कार्य ग्रहण काल, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, ज्वाइनिंग टाइम बोल रहे हैं, ज्वाइनिंग टाइम का निर्धारण कौन करता है? द लैंडिंग अथॉरिटी, द बोरोविंग अथॉरिटी, द गवर्नमेंट सर्वेंट, द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द लैंडिंग एंड बोरोविंग अथॉरिटीज। जब एक सरकारी कर्मचारी को किसी अन्य सरकार या संगठन के नियंत्रण में स्थानांतरित किया जाता है तो यात्रा के लिए ज्वाइनिंग टाइम का निर्धारण कौन करता है?
ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द लैंडिंग एंड बोरोविंग अथॉरिटीज, मतलब इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल कंसेंट होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि क्या ज्वाइनिंग टाइम उस कर्मचारी के लिए एप्लीकेबल होगा। ये एग्रीमेंट किया जाएगा उसको ट्रांसफर करते समय, भेजते समय। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 9। If separate rules prescribing the amount of joining time are made by the organization, the government servant is transferred to which rules govern the joining time for the journey? यदि जिस संगठन में सरकारी कर्मचारी को स्थानांतरित किया जाता है उस संगठन द्वारा कार्य ग्रहण काल की मात्रा निर्धारित करने के लिए अलग अलग नियम बनाए जाते हैं, तो यात्रा के लिए कार्य ग्रहण काल को कौन से नियम नियंत्रित करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वो बताई गई है। एक जगह पर कौन से नियम लागू होते हैं, दूसरी जगह पर कौन से नियम लागू होते हैं। कर्मचारी को दूसरे संगठन में स्थानांतरित कर दिया और उस संगठन में अपने अलग नियम है वो लागू है, तो यहाँ पर कार्य ग्रहण काल ज्वाइनिंग टाइम उसको किसके अनुसार मिलेगा, कौन से ज्वाइनिंग टाइम एप्लीकेबल होंगे? ऑप्शन हमारा हो जाएगा लैंडिंग अथॉरिटीज रूल्स, बोरोविंग अथॉरिटीज रूल्स, द गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन बोथ अथॉरिटीज। यदि जिस संगठन में सरकारी कर्मचारी को स्थानांतरित किया जाता है उस संगठन द्वारा कार्य ग्रहण काल की मात्रा निर्धारित करने के लिए अलग अलग नियम बनाए जाते हैं, तो यात्रा के लिए कार्य ग्रहण काल को कौन से नियम नियंत्रित करते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा द बोरोविंग अथॉरिटीज रूल्स। जो ले रही है कर्मचारी को अपने यहाँ आमंत्रित कर रही है, उसको बुलाया गया है, तो जहां जो नियम लागू होते हैं, नए स्थान पर जो नियम लागू होते हैं, उन नियमों के अनुसार उसको ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। साथियों, सर्विस रूल्स है वो छोटे नहीं होते, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है और बड़ी मेहनत से क्वेश्चंस है वो बनाए जा रहे हैं। आप नोट्स बनाइए और यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस है यहाँ पर बोलता है। ये क्वेश्चंस तो आपको निश्चित रूप से मिलेंगे, हर टॉपिक पर डिटेल क्वेश्चंस हैं लाए जाएंगे। सबसे पहले मैंने टॉपिक लिया है ज्वाइनिंग टाइम, तो देख लेते हैं ज्वाइनिंग टाइम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज का अगला सवाल 10। इन द केस ऑफ डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस विच प्रोविजंस गवर्न द ज्वाइनिंग टाइम फॉर द जर्नी? प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा के मामले में कौन से प्रावधान यात्रा में शामिल होने के समय को नियंत्रित करते हैं? यात्रा में शामिल होने के समय को मतलब है कि ये ज्वाइनिंग टाइम है वो कौन सा होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, द लैंडिंग अथॉरिटीज प्रोविजंस, द बोरोविंग अथॉरिटीज प्रोविजंस, द गवर्नमेंट सर्वेंट्स प्रोविजन, द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन बोथ अथॉरिटीज। प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा के मामले में कौन से प्रावधान यात्रा में शामिल होने के लिए यानी कि ज्वाइनिंग टाइम के लिए कौन से नियम है वो होंगे, कौन से नियमों के तहत ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन बोथ अथॉरिटीज। यानी कि इनके बीच में जब प्रतिनियुक्ति पर भेज रहे हैं या विदेश सेवा में भेज रहे हैं, तो बोरोविंग अथॉरिटीज है, साथ में लैंडिंग अथॉरिटीज है, इनके बीच में क्या होगा? म्यूचुअल कंसेंट होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि ज्वाइनिंग टाइम क्या दिया जाएगा। दोनों अथॉरिटीज के बीच में रूल होंगे, नियम बनेंगे, कायदे बनेंगे, एग्रीमेंट बनेंगे, कितने दिनों के लिए प्रतिनियुक्ति की जा रही है, क्या सर्विस कंडीशंस होंगी, ये सारा म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। तो उसमें ज्वाइनिंग टाइम के लिए भी म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, इसके अनुसार उसको ज्वाइनिंग टाइम है वो दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन भी दबाइए। अगला सवाल देख लेते 11। हु इज एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग टाइम अंडर सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979? सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम नियम 1979 के तहत ज्वाइनिंग टाइम के लिए कौन पात्र है? ऑप्शन देख लेते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स डिस्चार्ज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन केस ऑफ ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट, द सरप्लस स्टाफ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम नियम 1979 के तहत ज्वाइनिंग टाइम के लिए कौन पात्र होंगे? क्वेश्चंस हैं वो इसी प्रकार के मिलते हैं। और साथियों, अगर आपने पुरानी परीक्षाएं दी हैं तो नया कोई तरीका है तो आप कमेंट करके बताइए,
यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। गवर्नमेंट सर्वेंट्स डिस्चार्ज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर बताया गया है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट है, कोई स्थापना शाखा है, वो बंद हो गई तो उसको दूसरी जगह डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। इसके साथ में इन केस ऑफ ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर आपका ट्रांसफर पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है तो ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और साथ में द सरप्लस स्टाफ ट्रांसफर फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट, यहाँ पर बताया गया है कि कोई स्टाफ किसी शाखा में या किसी एस्टेब्लिशमेंट में किसी स्टेशन पर कोई पोस्ट है वो सरप्लस हो गई है तो उसको दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा, तो वहां पर भी क्या होगा, निश्चित रूप से ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा ये वीडियो में आप बने रहिए, निश्चित रूप से ये क्वेश्चंस भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर कंडीशन सही हो रही है, डी हो रही है, ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी को ज्वाइनिंग टाइम है वो मिलेगा किसके तहत, सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 के तहत। अगला सवाल देख लेते हैं 12। व्हेन इज ज्वाइनिंग टाइम एडमिजिबल इन केस ऑफ ट्रांसफर, स्थानांतरण के मामले में कार्य ग्रहण काल कब स्वीकार्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, कब एप्लीकेबल होगा, अगर ट्रांसफर होता है तो ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ट्रांसफर के केस में कौन सी कंडीशन में ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, when a government servant is discharged due to reduction of establishment, when a government servant is appointed to post under the central government। स्थानांतरण के मामले में कार्य ग्रहण काल कब स्वीकार्य है, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, when a government servant is transferred in public interest। यहाँ पर बाकी कंडीशंस में भी मिल सकता है, परंतु कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट है वो रिड्यूस हुआ है तो मिल सकती है, और पहली पोस्टिंग के टाइम पर भी मिल सकता है, उसके लिए कंडीशंस हैं अलग है। यहाँ क्वेश्चन को समझिए, जब ट्रांसफर हो रहा है तो कौन सी कंडीशन में मिलेगा, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। क्वेश्चन है बिल्कुल ट्विस्टिंग है, यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, बी बैठ रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ट्रांसफर होता है तो आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। When are government servants entitled to joining time for appointment to post under the central government? सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए कब कार्य ग्रहण काल का हकदार होगा। अलग अलग सिचुएशंस हैं ज्वाइनिंग टाइम की लाई जा रही है। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, व्हेन दे पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, व्हेन दे पास एन इंटरव्यू, when they pass a competitive examination or interview open to government servants and others, when a government employee appears in the examination for corporate sector। सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए कब कार्य ग्रहण काल यानी कि ज्वाइनिंग टाइम के लिए हकदार होगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा, व्हेन दे पास ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और इंटरव्यू ओपन टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड अदर्स। तो यहाँ पर ये देखिए आप, पहले ऑप्शन में भी व्हेन दे पास ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को नहीं समझा और सीधे टिक मार दिया, पढ़ा हुआ है तो सीधे टिक मार दिया, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इंटरव्यू में भी मिलता है, दोनों लैंग्वेज यहाँ पर आ गई है, सी ऑप्शन में आ गई है, व्हेन दे पास ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और इंटरव्यू ओपन टू गवर्नमेंट सर्वेंट एंड अदर्स। मतलब कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए या दूसरे के लिए ये इंटरव्यू या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ओपन है, उनके लिए अगर उसने परीक्षा पास करी है और नियुक्ति प्राप्त करी है तो आपको क्या मिल जाएगा, ज्वाइनिंग टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विस में हैं और आपने कोई परीक्षा पास कर ली है और पास करने के बाद में आप नई पोस्ट पर जा रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके, इंटरव्यू पास करके जो दूसरे लोगों के लिए भी ओपन है, उस एग्जाम के लिए आपने प्रॉपर चैनल से अप्लाई किया है, साथ में परमिशन लेकर के और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे हैं, इंटरव्यू में बैठे हैं एनओसी लेकर के, तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगी, ज्वाइनिंग टाइम मिलेगी, क्योंकि आप प्रॉपर चैनल से जा रहे हैं तो पास्ट सर्विस भी काउंट होगी। तो इन कंडीशंस में आपको क्या मिलेगा, ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा।
बाकी ऑप्शंस हैं वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट फर्स्ट का अगला सवाल देख लेते हैं 14। व्हेन डज द ज्वाइनिंग टाइम फॉर ए न्यू पोस्ट कमेंस? नए पद पर कार्य ग्रहण समय कब प्रारंभ होता है? मतलब कि आप नए पद पर जा रहे हैं तो कार्य ग्रहण काल है, यानी कि ज्वाइनिंग टाइम है, कब शुरू होगा, कब कमेंस होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑन द सेम डे एज द relinquishment ऑफ चार्ज, द फॉलोइंग डे इफ चार्ज इज मेड ओवर इन द फोरनून, द फॉलोइंग डे इफ चार्ज इज मेड ओवर इन द आफ्टरनून, 2 days आफ्टर द relinquishment ऑफ चार्ज। नए पद पर कार्य ग्रहण समय कब प्रारंभ होता है, यानी कि ज्वाइनिंग टाइम है, अगर आप नए पद पर जा रहे हैं तो कब से शुरू माना जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। द फॉलोइंग डे इफ चार्ज इज मेड ओवर इन द आफ्टरनून। अगर मान लीजिए आपने आज आफ्टरनून में चार्ज दिया है तो अगले दिन से क्या शुरू होगा? ज्वाइनिंग टाइम शुरू होगा। आपने आफ्टरनून में चार्ज हैंड ओवर किया है तो अगले दिन शुरू होगा। और अगर आपने फोरनून में चार्ज हैंड ओवर कर दिया तो आप कमेंट करके बताइए ज्वाइनिंग टाइम कब से कमेंस हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन बताई गई है क्वेश्चन के अनुसार, नए पोस्ट के लिए कब से और ज्वाइनिंग टाइम शुरू हो जाएगा। अगर आपने चार्ज आफ्टरनून में दिया है तो कब से शुरू हो जाएगा, ज्वाइनिंग टाइम किस दिन से शुरू हो जाएगा? निश्चित रूप से अगले दिन से शुरू हो जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 15। हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम आर अलाउड फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू ज्वाइन ए न्यू पोस्ट विद इन द सेम स्टेशन और विदाउट चेंजिंग रेजिडेंस? बिल्कुल जहर क्वेश्चन है, हर परीक्षा में खड़ा मिलता है। पुरानी परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन से पूछे गए थे और अभी भी पूछे जा सकते हैं। एक सरकारी कर्मचारी को उसी स्टेशन के भीतर या निवास स्थान बदले बिना नए पद पर शामिल होने के लिए कितने दिनों के कार्य ग्रहण काल की अनुमति है? नो ज्वाइनिंग टाइम, 2 days, 3 days, नॉट मोर देन 1 day। एक सरकारी कर्मचारी को उसी स्टेशन के भीतर, मतलब कि वहीं पर ट्रांसफर हुआ है, सेम स्टेशन के भीतर उसका ट्रांसफर हुआ है, या ऐसा ट्रांसफर हुआ है जहां पर निवास स्थान नहीं बदला जा रहा है, तो ज्वाइनिंग टाइम क्या मिलेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, नॉट मोर देन 1 day। यानी कि एक दिन का उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, एक दिन से अधिक नहीं मिलेगा, क्योंकि सेम स्टेशन पर उसका ट्रांसफर हो रहा है या ऐसा ट्रांसफर हो रहा है कि उसका निवास स्थान है वो नहीं बदला जा रहा। और निवास स्थान बदलने के लिए भी किलोमीटर की कंडीशन है। आप कमेंट करके बता दीजिए कि कितने किलोमीटर को आप निवास स्थान बदलना बोलेंगे। कंडीशंस हैं वो बता दी गई है। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है, डी हो रहा है। आप कमेंट करिए कितने किलोमीटर से अधिक को अगर उसका ट्रांसफर होता है तो उसको निवास स्थान चेंज मानते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 16। हाउ इज द ज्वाइनिंग टाइम डिटरमाइंड फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर विद ए चेंज ऑफ रेजिडेंस? निवास परिवर्तन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए कार्य ग्रहण समय कैसे निर्धारित किया जाता है? based on the distance between the old and new headquarters, based on the mode of travel chosen by the government servant, based on the number of days required for continuous travel by road, based on the availability of travel by air। बिल्कुल अलग अलग तरीके की कंडीशंस लाई जा रही है। इससे पहले वाले में क्या था कि सेम स्टेशन पर ट्रांसफर हुआ था या ऐसा ट्रांसफर हुआ जहां निवास परिवर्तन नहीं हुआ तो एक दिन उसको क्या मिलेगा, ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। परंतु यहाँ क्वेश्चन बदल दिया गया है, निवास परिवर्तन हो रहा है, ट्रांसफर हुआ है और निवास परिवर्तन हो रहा है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा, कार्य ग्रहण काल कितना मिलेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा, बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू हेडक्वार्टर्स। मतलब कि डिस्टेंस के आधार पर मिलेगा। जो ओल्ड स्टेशन और न्यू स्टेशन के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसके आधार पर क्या मिलेगा, ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ये हम आगे के वीडियोज में चर्चा करेंगे कि कितनी दूरी पर कितना ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, उसमें एयर ट्रेवल में कितना मिलता है। साथ में ही अगर 200 किलोमीटर की दूरी रोड के द्वारा करता है तो एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा, इसके साथ में मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा, ये सारी चीजें हम वीडियो में चर्चा करेंगे।
आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पर बने रहिए। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है, ए हो रहा है, बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू हेडक्वार्टर्स। क्वेश्चन देख लेते हैं 17। When can officials who have been discharged due to reduction of establishment and appointed in another office be treated as joining time without pay? जिन अधिकारियों को स्थापना में कमी के कारण सेवा मुक्त कर दिया गया है और दूसरे कार्यालय में नियुक्त किया गया है, उन्हें बिना वेतन के कार्यभार ग्रहण अवधि, जिसको ज्वाइनिंग टाइम के रूप में कहा गया है, कब माना जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। इफ दे हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years कंटिन्यूअस सर्विस, इफ द पीरियड ऑफ ब्रेक डज नॉट एक्सीड 30 days, इफ दे रिसीव द ऑर्डर्स व्हाइल वर्किंग इन द ओल्ड पोस्ट, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जिन अधिकारियों को स्थापना में कमी के कारण यानी कि रिडक्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के कारण सेवा मुक्त कर दिया गया है और दूसरे कार्यालय में नियुक्त किया गया है, उन्हें बिना वेतन के कार्यभार ग्रहण अवधि ज्वाइनिंग टाइम के रूप में कब माना जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बिना वेतन के कार्यभार ग्रहण अवधि है, कब मानी जाएगी? इसके लिए कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन है इफ दे हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years कंटिन्यूअस सर्विस, मतलब कि कम से कम 3 साल की उनकी लगातार सेवा होनी चाहिए, 3 वर्ष की लगातार उनकी सेवा होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये रहेगी। दूसरी कंडीशन क्या है? इफ द पीरियड ऑफ ब्रेक डज नॉट एक्सीड 30 days, 30 दिनों से अधिक ब्रेक है वो नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है। और इसके साथ में तीसरी कंडीशन बताई गई है इफ दे रिसीव द ऑर्डर्स व्हाइल वर्किंग इन द ओल्ड पोस्ट, जब वो पुराने पोस्ट पर कार्य कर रहे थे तो ये आपका रिडक्शन वाला ऑर्डर है वो मिल चुका था, नए आदेश है उनको नए स्थान पर जाने के लिए मिल गए थे, तो दूसरे स्थान पर जाने के लिए ज्वाइनिंग टाइम मिल जाएगा। परंतु वो कंडीशन क्या होगी? बिना वेतन के कार्यभार ग्रहण करने के लिए ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, बिना वेतन के मिलेगा, बिना सैलरी के मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 18। हाउ मेनी टाइम्स इन ए कैलेंडर ईयर कैन ऑफिशियल्स प्रोसीडिंग ऑन लीव फ्रॉम और रिटर्निंग टू ए प्लेस, एक कैलेंडर वर्ष में कितनी बार छुट्टी पर जाने या किसी सुदूर इलाके में लौटने वाले अधिकारी कार्य ग्रहण समय के लिए पात्र हो सकते हैं? बहुत ही अच्छी कंडीशंस हैं, वो चल रही है। वंस, ट्वाइस, 3 times, 4 times। एक कैलेंडर वर्ष में मतलब कि साल में एक बार, एक कैलेंडर वर्ष में कोई स्थान है जो कि दूर है और वो कर्मचारी छुट्टी पर गया है, छुट्टी पर जाने या वहां से लौटने के लिए कितना कार्य ग्रहण काल है, यानी कि कितनी बार ज्वाइनिंग टाइम उसको मिलेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा वंस। एक बार छुट्टी पर जाने के लिए या सुदूर स्थान से वापस लौटने के लिए उसको ज्वाइनिंग टाइम है वो मिल जाएगा, साल में एक बार मिलेगा, एक कैलेंडर वर्ष में एक बार ज्वाइनिंग टाइम उसको मिल जाएगा। जब वो सुदूरवर्ती स्थानों पर रहता है तो छुट्टी जाने के लिए या वापिस आने के लिए उसको क्या मिल जाएगा? ज्वाइनिंग टाइम मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि अगर उसने छुट्टी ली और छुट्टी लेकर के वो गया तो रास्ते में ही उसकी छुट्टियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो वो समय है, ट्रांजिट समय है, वो उसको ज्वाइनिंग टाइम के रूप में मिल जाएगा, जिससे कि वो अपनी छुट्टियां हैं घर पर अवेल कर सके, एंजॉय कर सके। अगला सवाल देख लेते हैं 19। हु इज एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग टाइम while proceeding on leave to their hometown in another island on the union territory and returning from hometown। केंद्र शासित प्रदेश के किसी अन्य द्वीप में अपने गृह नगर में छुट्टी पर जाने और गृह नगर से लौटने के दौरान शामिल होने के लिए कौन कार्य ग्रहण काल का पात्र है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑफिशियल्स डिस्चार्ज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिशियल्स डोमिसाइल्ड इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लक्षद्वीप, officials appointed in another office, officials who have rendered not less than 3 years continuous service। केंद्र शासित प्रदेश के किसी अन्य द्वीप में अपने गृह नगर में छुट्टी जाने पर और गृह नगर से लौटने के दौरान शामिल होने के लिए कौन कार्य ग्रहण काल के लिए पात्र होगा? और यहाँ पर भी कंडीशंस होगी कि एक कैलेंडर ईयर में उसको क्या करना होगा लौटते समय, एक कैलेंडर ईयर में इसको लौटने के लिए, एक कैलेंडर ईयर में लौटने के लिए यहाँ पर ये कंडीशंस हैं वो दी जाती हैं, क्योंकि वो सुदूरवर्ती किस में रह रहा है,
कोई आइलैंड पर रह रहा है, द्वीप पर रह रहा है, तो उसके लिए कंडीशंस हैं, क्या मिलेंगी उसको, ज्वाइनिंग टाइम मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑफिशियल्स डोमिसाइल्ड इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। अगर कोई कर्मचारी अंडमान निकोबार का रहने वाला है या लक्षद्वीप का रहने वाला है और दूसरे द्वीप पर वो नौकरी करता है, तो अंडमान निकोबार जाने के लिए या लक्षद्वीप जाने के लिए या वापिस आने के लिए एक कैलेंडर वर्ष में उसको क्या मिलेगा? ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, एक बार मिलेगा ज्वाइनिंग टाइम। एक कैलेंडर वर्ष में एक बार ज्वाइनिंग टाइम उसको मिल जाएगा, क्योंकि अंडमान निकोबार है, वहां आने जाने में ही बहुत ज्यादा समय लगता है, या लक्षद्वीप में आने जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। एक द्वीप से दूसरे द्वीप में, या एक एरिया से प्लेन एरिया, या एक द्वीप से प्लेन एरिया में, या प्लेन एरिया से और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में जाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और साथियों देख लेते हैं सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट फर्स्ट का लास्ट सवाल 20। इन विच केस द ज्वाइनिंग टाइम इज नॉट एप्लीकेबल बट ओनली द एक्चुअल ट्रांजिट टाइम एज ऑन टूर वुड बी एक्सेप्टेबल। किस मामले में कार्य ग्रहण समय लागू नहीं है, बल्कि केवल वास्तविक पारगमन समय जैसा कि दौरे पर है स्वीकार्य होगा? ऑफिशियल डिस्चार्ज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वाइल प्रोसीडिंग ऑन लीव फ्रॉम ए प्लेस इन ए रिमोट लोकेलिटी। सी ऑप्शन हो जाएगा टेम्पररी ट्रांसफर, सरप्लस स्टाफ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर। किस मामले में कार्य ग्रहण काल समय लागू नहीं है, मतलब कि ज्वाइनिंग टाइम है वो लागू नहीं है, बल्कि केवल वास्तविक पारगमन ट्रांजिट टाइम है वो ही एक्सेप्टेबल होता है। जैसा कि दौरे में उसी प्रकार का पारगमन समय है वो दिया जाता है, ज्वाइनिंग टाइम एप्लीकेबल नहीं होता है। किस परिस्थिति में इनमें से? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा टेम्परेरी ट्रांसफर। बहुत ही प्यारी सी कंडीशन बताई गई है, अगर टेम्परेरी ट्रांसफर होता है तो ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, बल्कि क्या एप्लीकेबल होता है? ट्रांजिट टाइम मिलता है, जैसा कि टूर में मिलता है ट्रांजिट टाइम, वही मिलेगा टेम्परेरी ट्रांसफर में। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 1 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं, और अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट किए हैं। आज के क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड थे ज्वाइनिंग टाइम पर। ज्वाइनिंग टाइम के लिए आगे भी हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग कंडीशंस के आएंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं आपकी पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे, आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, एसएसए, असिस्टेंट इन एसएससी, यूपीएससी, एनवीएस, केवीएस, सीएसआईआरएस और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए। साथियों नॉलेज मंडली ने सर्विस रूल्स का एक नया पिटारा आपके लिए खोला है, और इसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज, जिसमें कर्मचारियों की सेवा नियमावली पर सारे क्वेश्चन है वो लाए जाएंगे। यानी कि सर्विस रूल्स बुक है आपके लिए खोल दी गई है पिटारे के रूप में। आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पर बने रहिए और अपने साथियों को भी बताइए। यहाँ पर जितने भी रूल बुक के क्वेश्चंस हैं आएंगे वो सारे चर्चा किए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। पिटारे से सारे क्वेश्चंस हैं वो निकलने वाले हैं, और इस सीरीज को आप सपोर्ट करिए, अपने मित्रों को जरूर बताइए। और डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।